लास्ट क्लास का बना के आए हो? डाई हाइब्रिड बनाने के लिए बोला हुआ था, नहीं बनाया? क्यों भाई, क्यों नहीं बनाया? दूंगा। ठीक है, ठीक है। अपने ऊपर तो अपनी हाथ हड्डियां तोड़ने में तो लगाएगा ना, जोड़ने में। आपसे तो पैन चुका रहा भाई साहब, अब चाट तो पड़ा खाएगा। कैमरा हिल जाएगा वरना तेरे को तो भी बताता हूँ। चलो इसलिए पंगे ले रहा है ना। चलो यार, ठीक है, डाई हाइब्रिड बना दिया होगा तुम लोगों ने। आज हम डाई हाइब्रिड के कंक्लूजन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब डाई हाइब्रिड से जो रिलेटेड लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो लॉ समझना पहले आराम से, ठीक है, उसके बाद लिखने का काम करेंगे, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। समझ आया? और आज ज्यादातर हम और क्या चीजें पढ़ेंगे वो मैं तुम्हें समझा दूंगा धीरे धीरे। तो सुनो, सबसे पहली बात ये, इधर देखना, तुम्हें याद होगा जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने दो पेरेंट लिए थे। ठीक है, अब जो लॉ पढ़ने वाले उससे रिलेटेड वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ का नाम ये है। ये लॉ क्या कहता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया था उससे रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, सुनो, देखो तुम्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में ये याद होगा कि जब हम पढ़ रहे थे ना डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि हमने वहां पर पढ़ा था कि हमने दो तरह के प्लांट वो लिए थे, पेरेंट लिए थे। सुनो, दो तरह के पेरेंट था, एक था कलर का कलर और एक क्या था, शेप। कलर में दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कौन कौन से दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे याद है? येलो और ग्रीन। और शेप में दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से? राउंड और, अच्छा अगर ये याद है तो ये भी याद होगा कि डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था। और येलो को कैपिटल वाई से डिनोट करते थे, ग्रीन को इसको कैपिटल आर से, और इसको, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट होता था और ये रिसेसिव होता था, उसमें ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, यही बात है। समझ में आ गया यहाँ तक? आप सुनना। वैसे इसने विशाल ने ग्रुप में नोट्स मांगे थे, नलायक को ग्रुप में नोट्स भेज दिया करो, ठीक है? सुनना, अरे यार पता है वो मैंने बनाने बैठा था मैं, उसके बाद ना मेरे को टाइम नहीं है। नहीं इसने पता नहीं कौन से मांगे थे, मैं भूल गया। तूने वही मांगे थे क्या? हाँ भाई, ठीक है चलो। अच्छा इस पे समझना जरा ध्यान से, ठीक है? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझो। सुनो, देखो तुमने जो ये पेरेंट्स, हमने जो कैरेक्टर्स लिए थे, हमने जो पेरेंट्स लिए थे वो मेरे को याद है, तो हम मैंने कौन से वाले पे बताए थे, लेकिन बात एक ही आएगी दोनों पे। तो सुनना, अब जहां तक मुझे याद है तो हमने इसके अंदर लिए थे एक राउंड येलो, ठीक है, या फिर राउंड ग्रीन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने पेरेंट राउंड येलो ही लिया और इसको क्रॉस कराया रिंकल्ड ग्रीन से। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमने पेरेंट लिया राउंड येलो और उसको क्रॉस कराया रिंकल्ड ग्रीन से, तो पता है हुआ क्या? हुआ ये कि जब जो 16 जो F2 जनरेशन में निकल कर आ रहे थे ना, उसमें राउंड येलो भी आ रहे थे, रिंकल्ड ग्रीन भी आ रहे थे, और यहां तक कि राउंड ग्रीन भी आ रहे थे और रिंकल्ड येलो भी आ रहे थे। मतलब ये कि आप पेरेंट कुछ भी ले लो भाई, आप पेरेंट के कॉम्बिनेशन में चाहे कुछ भी बना लो, चाहे आप पेरेंट राउंड येलो या रिंकल्ड ग्रीन ले लो, चाहे आप पेरेंट ले लेते राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, चाहे आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना लेते, आपके पास ये चारों एज अ जायगोट निकल कर आते जाते। एक ना एक तो जरूर होता जो राउंड येलो होगा ही होगा, एक ना एक जरूर होगा उन 16 में से जो रिंकल या ग्रीन होगा, कोई ना एक ना एक जरूर होगा जो राउंड ग्रीन होगा, और कोई ना कोई एक होगा जो रिंकल येलो होगा ही होगा। समझ में आया? और यहीं पर आता है हमारा लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि हमेशा, दिमाग लगाना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि हमेशा जो एक कैरेक्टर होता है ना, वो दूसरे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और ये नहीं बोल सकता कि तू मेरे साथ आया था और तू मेरे साथ ही हमेशा रहेगा। सुनो, राउंड येलो के साथ आया था एज अ पेरेंट, अब राउंड येलो वाले को नहीं बोलेगा कि भाई मैं राउंड जहां जहां मैं जाऊंगा वहीं वहीं पे तेरे को आना पड़ेगा येलो भाई साहब। समझाया मैंने क्या? येलो क्या बोलता है? येलो बोलता है कि भाई मैं तेरे से इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तेरे साथ भी आ सकता हूँ और यहाँ तक कि मैं रिंकल्ड के साथ भी आ सकता हूँ। बताओ समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? तो राउंड ये बोल रहा है येलो को तू मेरे साथ ही आ, लेकिन येलो ने बोला कि नहीं भाई मैं तेरे साथ नहीं, जरूरी नहीं है मैं तेरे साथ ही आऊँ, और तू भी फ्री है, तू मेरे से येलो के साथ आ चाहे तू ग्रीन के साथ आ, वो तेरी मर्जी। देखो यहाँ पे ग्रीन के साथ भी आ रहा है। समझ आया मैंने क्या बोला? तो हर एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारी आंखों का कलर तुम्हारी मदर से मैच करता है फॉर एग्जांपल, तो जरूरी नहीं है तुम्हारे बालों का कलर भी मदर से मैच करेगा, वो फादर से आ सकता है। समझ आया?
तुम्हारा स्किन कलर मान लो फॉर एग्जांपल फादर से मैच करता है, तो जरूरी है तुम्हारा ब्लड ग्रुप फादर से ही आता होगा, वो मदर से भी आ सकता है। तो आंखों का कलर कभी बालों के कलर को नहीं बोलेगा कि भाई मैं मदर से कोड हो रहा हूँ तो तू भी मदर से ही कोड हो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा वाला ये नहीं बोलेगा मैं फादर से कोड हो रहा हूँ तो तू भी फादर से ही कोड हो। कोई भी कहीं पर भी एक्सप्रेस हो सकता है, हर एक कैरेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। वो जरूरी नहीं है कि अगर एक बार राउंड येलो के साथ आ गया तो राउंड येलो के साथ ही आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। रिंकल्ड ग्रीन के साथ आ गया तो रिंकल्ड ग्रीन के साथ ही आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। कोई किसी के साथ भी एक्सप्रेस हो सकता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस होना, इंडिपेंडेंट होता है अपने तरीके से, तो अपने तरीके से एक दूसरे में एक्सप्रेस होना इज लॉ नॉन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है। तो तीन लॉ में एक बार और रिवाइज करा दो, सुनना। सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस वो क्या है, वो होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस वो होता है जो ये बताता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये मोनोहाइब्रिड से एक्सप्लेन हो जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो मोनोहाइब्रिड से एक्सप्रेस हो जाता है। और वो ये कहता था कि कोई भी कैरेक्टर अगर अगली जनरेशन में जाएगा तो पहले वो अपने पेरेंट में सेग्रीगेट होगा, फिर अगली जनरेशन में किसी और के साथ रिकम्बाइन होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है बात। ठीक है। उसके बाद बात आती है किसकी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि हर एक कैरेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। वो किसी पर डिपेंड नहीं करता कि मैं तेरे साथ आ रहा हूँ तो हर बार तेरे साथ ही आऊंगा। वो दूसरे के साथ भी आ सकता है, किसी और के साथ भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है। हर एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होता है। तो कलर की कैरेक्टर जो होंगे वो शेप के इंडिपेंडेंट होंगे, शेप के जो कैरेक्टर होंगे वो हाइट के इंडिपेंडेंट होंगे, हाइट के जो कैरेक्टर होंगे वो शायद पॉड शेप के इंडिपेंडेंट हो, सब इंडिपेंडेंट है। कोई किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है जिसका जिसके साथ मन करे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक किसी कुछ पूछना तो पूछो। क्या बताया था, वो डायहाइब्रिड लॉ नहीं है यार, क्रॉस है, सॉरी डायहाइब्रिड क्रॉस है। क्लियर है। यहाँ तो समझ आ गया मैंने क्या बोला। ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना गाय भैंस यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक ऐसे कुछ पूछना तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसको लिखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस, सॉरी इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डायहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन लिख ली होगी पहली, नहीं लिखवाई थी मैंने। हाँ तो मतलब डायहाइब्रिड बना के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप लिखो थर्ड, मतलब थर्ड लॉ। ठीक है। या फिर ऐसे लिखना है तो कंक्लूजन तुम लिख रहे थे, कंक्लूजन के हिसाब से लिखना तो लिख लो, वरना लिखो थर्ड लॉ। तो कंक्लूजन फोर्थ करके लिख सकते हो, लेकिन चीज डाल सकते हो तुम थर्ड लॉ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड लॉ उसके आगे लिखना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट किस, असॉर्टमेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस होना, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होना। ठीक है। मतलब सेपरेट होकर, वो क्या नाम है, सेपरेट आउट होकर एक्सप्रेस होना। इसमें लिखना इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन कॉमा two variety, sorry two new variety लिखो, two new varieties are seen, two new varieties are seen in F2 generation, two new varieties are seen, that is that is that is two new varieties are seen, that is inheritance of seed shape, that is inheritance of seed shape is independent of, that is inheritance of seed shape is is independent of seed color, is independent of seed color, otherwise no no, otherwise no new variety, otherwise no new variety will be seen, otherwise no new variety will be seen, वरना कोई भी नई वैरायटी नहीं आती अगर वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं होते। अगली लाइन लिखो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, seen will be seen, based on observation comma different characters are assorted, different characters are assorted independently, different characters are assorted independently, different characters are assorted independently, full stop, next point इसमें लिखो this law is based on, this law is based on, this law is based on F2 generation, this law is based on F2 generation, this law is based on F2 generation or of dihybrid cross, F2 generation of dihybrid cross, F2 generation of
डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्लियर हो गया? ठीक है, अब मेरी बात सुनना। देखो अभी ना मतलब अब जो मैं एक दो पॉइंट बता रहा हूँ वो नीट लेवल के हैं, उसके फायदा है नहीं, क्योंकि वो ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मैं क्रॉस कर रहा हूँ, उसके अंदर कितने तरह के जीनोटाइप, कितने तरह के फिनोटाइप आएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला, कितने जीनोटाइप आएंगे, 3 to n, और n कितनी वैरायटी आ सकती है। वैसे एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, कितनी फिनोटाइप आएगी, डेट इज 2 की पावर n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मदद कर देता है हमारी बताने में कि कितने तरीके की जीनोटाइप और कितने तरीके की फिनोटाइप आ सकती है। समझाया मैंने क्या बोला? लेकिन अभी इसकी जरूरत है नहीं हमें, तो अब हम जो पढ़ेंगे अब वो सुनना। अब जो मैं बोलूंगा ना यार, जो मैं अब बताने वाला हूँ वो हम पढ़ेंगे नहीं। समझाया मैंने क्या बोला? सुनो पहले मेरी बात, में क्या बोल रहा हूँ इसको छोड़ दे, जो बाद में बताऊंगा कभी टाइम मिलेगा, जब एक्स्ट्रा टाइम होगा। सुनो, अब जो हम पढ़ेंगे ना, पहले इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जो हम पढ़ेंगे वो आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो तुम बोलोगे भैया आज क्यों नहीं पढ़ा रहे हो उन्हें? वो इसलिए क्योंकि वो आगे ना और ज्यादा मतलब आगे जाके पूरा लिंक हो जाता है, तो इसलिए पूरा वो कराता हूँ। इसलिए आज मैं क्या कराने वाला हूँ, आज मैं थोड़े से स्कैटर्ड कुछ क्रॉसेस कराने वाला हूँ। समझा? जो अलग अलग टॉपिक्स के अंदर जो स्कैटर्ड टॉपिक्स आते हैं, स्कैटर्ड क्रॉसेस आती है, तो आज मैं क्रॉसेस सारी खत्म कर दूंगा, ताकि मैं उनमें बाद में हम फंसे ना, इसलिए वो पहले खत्म कर देते हैं। अगली क्लास में क्या करेंगे वो मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे, इसी के साथ फ्लो है क्योंकि उसका। ठीक है, तो आज से ही कंटिन्यूड रहेगा वो आगे तक, ताकि तुम्हारा आज से ही खत्म होकर हो जाए। समझ आया? तो आज मैं सिर्फ टॉपिक दे रहा हूँ, फिर मतलब वो कंटेक्स्ट दे रहा हूँ कि अगली क्लास में क्या पढ़ना है, और उससे रिलेटेड फिर ये पूरा खत्म कर देंगे। यहाँ तक किसी कुछ पूछना है तो पूछ। डस्टर तो दे दे यार, डस्टर। डस्टर के जगह अपना दे रहा भाई साहब। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसको समझना जरा ध्यान से, कितना क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब सुनना। देखो इधर सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा मतलब है। हमने ना अभी तक पता क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा मेंडल की चीजें, कि मेंडल के कॉन्सेप्ट्स कैसे चलते थे, मेंडल कैसे काम करता था, वगैरह वगैरह चीजें पढ़ी है। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ी, मेंडल की चीजें पढ़ी है। अब ये मेंडल के लॉस किसने दिए थे, वो 3 साइंटिस्ट जो आए थे, उनमें से एक साइंटिस्ट है जिसने स्टार्टिंग के 2 लॉ अकेले अकेले दे दिए थे, जिसका नाम क्या था, कॉल कॉरेंस। उसने ना अब किसी और प्लांट पर भी एक्सपेरिमेंट करना चालू करा, और कहीं कहीं पर वो ये देख रहा था, कई प्लांट पर, चीजों पर, ऑर्गेनिजम्स पर, कि इसका जो लॉ है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, मतलब वो लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। समझ में आया? तो इस तरीके से होने क्या लगा, उसने टॉपिक बनाया, दैट इज जीन इंटरेक्शन। जीन का मतलब क्या होता है, वही स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए और नॉन एज जीन। तो जीन इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कभी कभी, कि वो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते, कुछ अलग ही काम चल रहा होता है। तो जो जीन इंटरेक्शन होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। मतलब जीन इंटरेक्शन जो तुम टॉपिक पढ़ोगे, ऑब्वियसली बात है, मैं बता रहा हूँ बार बार, लास्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। जीन इंटरेक्शन 2 तरीके से चलता है, या तो इंट्राजेनिक होगा, इंट्राजेनिक का मतलब समझ में ही आ रहा होगा, एक ही साथ जो जीन बैठे हुए हैं। एक होगा इंटरजेनिक, जो अलग अलग जगह पे जीन्स बैठे होंगे, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, डेट इज इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इंटरजेनिक को हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि इसमें एपिस्टेसिस वगैरह जैसे टॉपिक्स आते हैं तो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में क्या आगे तक नहीं है। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटरजेनिक के अंदर ना 5 दिक्कतें आती हैं जो मेंडल के लॉ से चेंज हो जाती है। 4-5 चीजें हैं यहाँ पर जो मेंडल के लॉ से अलग हो जाती है, और ये 4-5 चीजें हम जाकर पढ़ेंगे फिर आगे जाकर। समझ में आया? उसमें से 2 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और एक है कोडोमिनेंस। ये एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखे हैं सारे टॉपिक, उनमें से एक नहीं है, तो मैं बताऊंगा वो एक नहीं है, आगे लगभग सारे टॉपिक्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है ये सारे। समझ आया? तो एनसीईआरटी में तो ऑब्वियसली बात है, इंपॉर्टेंट होता है। समझ आया मैंने क्या बोला? आगे सुनना जरा ध्यान से, अब मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब वो एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब वो हम आज का बात करते हैं निकिता की, ठीक है, तो वो कल आई थी वो। ठीक है, तो बच्ची पता है मेरे को क्या बोलती है, मतलब हम कुछ बात कर रहे थे, तो वो कह रही भैया सच में एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, और मैं तुम्हें 10 बार बोल चुका हूँ कि प्लीज एनसीईआरटी को पढ़ो। ठीक है, अभी 1-2 चैप्टर्स के लिए और रुका हुआ हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड करा दे रहा हूँ चैप्टर्स को, इसलिए जरूरी भी नहीं है, मतलब जरूरी का मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकते हो, जरूरी का मतलब ये नहीं, ये है कि मैं सब कुछ बता ही रहा हूँ। लेकिन आगे जाके ना कई सारे चैप्टर्स ऐसे आते हैं जिसमें एनसीईआरटी ज्यादा रेफर करोगे तो ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 8 हो गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हो गया, ठीक है, इवोल्यूशन मतलब, तो उसमें तुम जितनी एनसीईआरटी पढ़ोगे उतनी ज्यादा तुम्हें डीप समझ में आएगा, उतना मैं कम समझा पाऊंगा। मतलब मुझे समझाने में अगर किसी टॉपिक को 10 मिनट लगेंगे ना, तो तुम एनसीईआरटी पढ़ते के साथ 3-4 मिनट में समझ जाओगे, इतना अंतर है। तो प्लीज एनसीईआरटी को रीड करना चालू कर दो, और एनसीईआरटी से बहुत सारी चीजें आती है, तो एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ आया? तो मतलब वो
नीट तक के नंबर लेकर आ रहा है कोई बच्चा, तो इसका मतलब एनसीईआरटी सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज एनसीईआरटी से पढ़ना चालू करो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये बोल रहा हूँ मैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपना मेहनत करते रहो साथ साथ, ठीक है। और तुम कहीं पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है तुम कहीं पर भी ऐसा वाला बैच नहीं ले रहोगे तुमके नीट लेवल या जेई लेवल का होगा, ठीक है। उस बच्चे की बात बता रहा हूँ तो उसने भी नहीं लिया, लेकिन उसे बहुत सारी ऑनलाइन चीजें लगातार पढ़ती रही, ठीक है। मतलब मैं किसी टीचर के बारे में बोलना नहीं चाहता अभी, तो मैं बाद में बता दूंगा तुम्हें, लेकिन अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लीज क्या नाम है, अपने साथ साथ ना वो चीजें पढ़ते रहो कि जिससे तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। लिमिटेड टाइम होता है हर किसी के पास, लेकिन उस लिमिटेड टाइम में आप कितना ज्यादा, एक दिक्कत तुम्हारे साथ बस ये है पिछले 1-2 साल में जो बच्चे पास हुए उनसे ज्यादा एक दिक्कत ये है कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ रहा है बस, ठीक है। स्कूल में जाने से टाइम वेस्ट होता है, और मतलब एज इन वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। और वैसे भी स्कूल्स में कुछ नहीं होता है, ये मतलब ये रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है तो क्या ही बोलूँ मैं इसके अंदर, इसमें कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे कोई एक आध टीचर तो पढ़ा ही रहा है एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर तुम पढ़ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, तो प्लीज उसको सुनो अच्छी तरह से, ताकि वो कुछ तो एक्स्ट्रा बताएगा। समझ आया? नहीं कर रहे हो तो फिर अगला अपना कुछ करते रहो, ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट करने जा रहे हो, और फिर तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो प्लीज वो चीजें ना पढ़ते रहो, तब वरना क्या होगा, दिक्कत होने लग जाएगी। और अपनी ट्यूशन की कॉपी प्रॉपरली बना लो, नोट्स अच्छे से बना लो, ताकि तुम्हें समझ में आए बाद में जब तुम स्टडी करोगे, पढ़ोगे उस चीज को, और तुम्हारे स्कूल में भी चली जाएगा। मतलब वो तो खैर अलग तो वो हो गया, तब वो चीज होगी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लीज रीड करते रहो, प्लीज पढ़ते रहो, और टीचर्स के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा भरोसा रखो, ठीक है। और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भगवान भी उतर के आ जाएंगे, आपको नहीं समझा सकते, आपके नंबर नहीं दिलवा सकते। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टीचर तो भगवान होते हैं। समझ आ रहा है, लेकिन मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि वो नहीं समझा। रीजन पता है क्या है? सिंपल सा चीज ये है, टीचर की जरूरत किस लिए होती है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सिंपल बच्चों को यही बोलता हूँ कि अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो वो आपकी मेहनत से ही आ रहे हैं। बस हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, ठीक है, चीजें रिलेट करा रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है चीजें रिलेट कराना, कि आप इस जगह पे ये पढ़ रहे हो, अगली जगह पे ये पढ़ोगे, तो आपको कैसे वो इंटरलिंक कराना है और आपको शॉर्टकट में कैसे चीजें समझानी है। दूसरा, हम आपके टेस्ट ले लेकर इतनी बार मेहनत करा लेते हैं, टेस्ट के लिए मत बोलना कोई अभी, ठीक है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट ये बोल रहा हूँ कि जब आप बार बार टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, फिर अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो इसको देखो कितना गुस्सा आ रहा है उसे, ठीक है। लेकिन लेकिन सुनो जरा, ठीक है, तो वो चीजें ना रिलेट होने लग जाती है, आपके दिमाग में बैठने लग जाती है। समझ आया? तो वो जो मैं एक बच्चे का बता रहा हूँ ना, वो सच में उसका यही था। उसका मेरे को भी लगता है कि निकल जाता, उसके अच्छे नंबर आ जाते, लेकिन बस वही कि उसने कोई टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा था। जैसे अगर तुम बड़े इंस्टीट्यूट का अटेम्प्ट वो करते हो यार, ज्वाइन करते हो, तो वो क्या कराते हैं, वो तुम्हारे टेस्ट ही इतनी बार ले चुके होते हैं कि तुम्हारे को लगभग क्वेश्चन रटने लग जाते हैं, है ना। तो उसने खुद ही आगे बोला कि भैया वहाँ पे जैसे बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं तो उन्हें टीपीपी मिलती है, ठीक है, एआईटीएस वगैरह होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, जिससे तुम्हारे को क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होने लग जाती है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक तरीके से काम चलने लगता है, बेसिकली ये है, ठीक है। तो बस वही अंतर डालता है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम आपको चीजें सिंप्लीफाई करके दे सकते हैं, लेकिन फीड आपको ही करनी है। समझाया? और जब तक आप फीड नहीं करोगे अपने आप, स्कूल फीड तो कोई नहीं कराने वाला। ये तो अगर 100 बच्चे एक एग्जाम के लिए जा रहे हैं और सीट उसमें 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से 20 बच्चे तो सीरियसली देने वाले हैं। और सच बोल रहा हूँ, ये ना सिर्फ एक रेशियो होता है कि 18 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं, 17 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं, साल 18 लाख बच्चों ने नीट दिया, ठीक है। लेकिन एक बात, सिंपल सी बात पता है क्या है? सिंपल सी बात ये है कि अगर 18 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं ना, तो उसमें से लगभग लगभग 7 से 8 लाख बच्चे ही हैं जो सीरियसली, अभी सीरियसली में भी और डिवाइड कर दूंगा मैं, लेकिन 10-12 लाख बच्चे ऐसे जिन्होंने सिर्फ भर दिया था। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हर एग्जाम का रेशियो ऐसे ही होता है, लगभग 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए भर देते हैं कि मेरे दोस्त भर रहे हैं, या फिर मेरे को थोड़ा सा सीरियस है, अगले साल तो मेरे को देना ही है, तो इस साल मैं चेक कर लेता हूँ वगैरह वगैरह। सब लगभग तुम्हें बहुत ज्यादा रेशियो लग रहा होगा, लेकिन जब तुम जाओगे ना पढ़ने, खुद तुम्हारे ऊपर भी बता रहा हूँ मैं अभी, तो तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाएगा कि तुम भी शायद उसी कैटेगरी में कभी फॉलो करोगे, ठीक है। फिर बच्चे 50% बच्चे, उन 50% बच्चों में से 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा ऐसे होते, भाई मैं तो पढ़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड में आके वो रुकने लग जाते हैं। उसी में ज्यादातर बच्चे आते हैं, उसी में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं। समझ आया? फिर उसके बाद एंड में जाके 20% बच्चे होते हैं जो सच में पढ़ भी रहे होते हैं, बच्चे 20%, उसमें से भी अब 10% तुम फिल्टर कर सकते हो कि उसमें से 10% होते हैं जो पढ़ भी रहे होते हैं, टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं, लेकिन एंड तक उनका भी मोरल सारा डाउन हो जाता है। तो वो 30% जो पहले निकाले थे, उसके बाद जो और बच्चे रह गए, तो वो लास्ट में जाके हर एग्जाम का मैं क्राइटेरिया बताऊं, सिर्फ मुश्किल से 10% बच्चे बचते हैं जो सच में सीरियसली पढ़कर एग्जाम देने जाते हैं, और एग्जाम में बैठते समय ना उनको ये दिमाग में होता है कि मैं क्लियर कर दूंगा, वरना 90% जो बच्चे बैठ रहे हैं ना, उनके दिमाग में होता ही नहीं कि मेरे से क्लियर होगा। समझ में आया? और कंपटीशन सिर्फ उन 10% बच्चों का ही है। तुम्हें लगता होगा, मतलब होता भी है कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है, सच बात है ये, लेकिन सच में असलियत बात ये है कि वो असली कंपटीशन जो है ना हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो चाहे कुछ भी हो,
वो 10% बच्चों में जिन्होंने सीरियसली पूरे साल पढ़ाई करी थी और वो एग्जाम में बैठते समय भी ये सोच रहे हैं कि साल मेरा क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन वो 90% बच्चे नहीं सोचते। तो आपका कंपटीशन, आपका माइंडसेट पहले तो उन 10% बच्चों की तरह होना चाहिए कि भाई मुझे निकालना ही निकालना है, हर हालत में फोड़ना ही फोड़ना है। और तुम्हारे दिमाग में ये लग रहा है कि 12th के बाद नहीं निकलेगा, तो 12th के बाद का अटेम्प्ट जो होता है ना, मैं खुद बच्चों को बोल रहा होता हूँ, कई सारे बच्चों को नहीं निकलता, लेकिन 12th के बाद तो जो अटेम्प्ट होता है ना, वो ये जरूर बता देता है तुम्हें कि तुम्हें और कितनी मेहनत करनी है, और मेहनत करनी भी है या नहीं करनी है। समझा है? मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 200 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर तक आ रहे हैं, तो तुम्हें पता है कि यार मैं अगले साल मेहनत करके 200 नंबर और बढ़ा लूंगा, 500 नंबर में तब भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम्हारे 12th के बाद 400, 450, 500 के अराउंड नंबर आ रहे हैं, तो तुम अगली बार और अच्छी गाइडेंस के साथ 150, 200 नंबर खींच लोगे, तो तुम 700 तक पहुंच जाओगे, 650 तक पहुंच जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला टाइम जो होता है ना 12th के बाद वाला, वो इसलिए नहीं होता मजे मजे में भर दिया, अरे यार सब भर रहे थे तो मैंने भर दिया। वो अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए होता है ये देखने के लिए कि आपको अगले साल ट्राई करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मेरी इतनी मेहनत से इतने मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए मैं 12th क्लास के बाद जब वो 1-2 महीने की छुट्टियां पड़ती है ना, मतलब पेपर के गैप होते हैं नीट के पेपर में, मैं रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ बच्चों की, भाई पढ़ लो पढ़ लो। लेकिन जब वो पेपर देके आते हैं ना, तब वो उनको याद आता है कि यार भैया सच में ये वाला पेपर अगर मैं इस तरीके से सोच के देता ना, तो सच में होता। और मैं पूरे महीने से यही चिल्ला रहा था उनसे। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है, पढ़ लो प्लीज। समझा है? 12th रिसेंटली पढ़ी हुई है, और 12th को ऐसा खत्म करते हुए जाओ, और मैं गारंटीड बोल रहा हूँ तुम्हारे को, जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ ना, नीट से ना, मतलब ऐसा लगा लो कि नीट ही लेवल है वो, बस थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी खत्म कराने के लिए तुम बार बार बोल रहे हो कि जल्दी खत्म कराओ जल्दी खत्म कराओ, इस वजह से। वरना मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, तुम्हारा कोई भी पेपर उठा के देख लेना, जब मैं 12th करा दूंगा ना पूरी, इस बार ये जो कल परसों वाला पेपर है, चलो तुमने 3 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, उन 3 चैप्टर में जो जो क्वेश्चन आए होंगे ना, उनको देख लेना जरा। तुमने वो, मतलब मैंने यहाँ पे क्लास में तुमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े वो मेरे को नहीं पता, क्लास में मैंने टच कराए हैं कि नहीं कराए, ये आगे देख लेना। समझा? सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, और बोलो से ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। समझा? तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, अगर तुमने सीरियसली पढ़ा था, और अगर पढ़ा था क्लास में ध्यान दिया था, तो तुम्हें एटलीस्ट ये बताओ कि हाँ यार भैया ने ऐसा कुछ तो बताया था। एक आध क्वेश्चन शायद हो सकता है जो और ज्यादा डीप जाने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर थोड़ा जल्दी में करा था, लेकिन तुमसे जब भी होंगे वो क्वेश्चन, तुम्हें ये जरूर होगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन पढ़ा था। समझा रहे मैं क्या बोला? तो नोट्स तुम्हारे इनफ बन रहे हैं, क्लास में उतना पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम पढ़ रहे हो कि नहीं। लेकिन मैं खुद मानता हूँ तुम्हारे को, मेरे को तो सिर्फ बायो बायो पढ़ानी है, लेकिन तुम्हारे को बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और मैथ्स सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, तो सब बच्चों को करना पड़ेगा। उस बच्चे ने जेई भी दिया था, उसने जेई भी दिया था, कह मेरे को जेई इसलिए दे रहा था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैंने मैथ्स इसलिए नहीं लिया कि मेरे को वो नहीं है, मैथ्स मेरे को सच में अच्छी लगती है इसलिए भी ली थी मैंने, तो सोचो अच्छी बात है। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन प्लीज मेहनत कर लो। समझा रहे? प्लीज उस पर टारगेटेड रहो। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब 4-5 चीजें इस पे ध्यान देना जरा ध्यान से, ठीक है। एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक है को डोमिनेंस, एक होता है मल्टीपल अलील। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे मल्टीपल अलील का, ठीक है। एक होता है प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। और जो एनसीईआरटी में नहीं है, इट इज लीथल जीन नाम का एक टॉपिक है। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो यहाँ पे एक एपिस्टेसिस नाम का टॉपिक आता है, तो वो हम नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है, लेकिन ये सारे टॉपिक हमें पढ़ेंगे, जिसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो तो ये तो है ही है। इंपॉर्टेंट ये भी है, ये दोनों मतलब एनसीईआरटी में ये भी है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों लॉ ना ऐसे लॉ है जो क्या नाम है उसके मेंडल के लॉ को फेल कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम ये बताओ, मेरे को ये बताओ, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल एक रेड कलर का फ्लावर है और एक व्हाइट कलर के फ्लावर से क्रॉस करा देता हूँ, और रेड कलर का फ्लावर जो है डोमिनेंट है, तो बताओ मैं इसको किससे डिनोट करूंगा? कैपिटल आर से। और इसको डिनोट करूंगा, बताओ इन दोनों को क्रॉस करके F1 में क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही आएगा कि नहीं आएगा? और बताओ सारे कौन से रंग के होने चाहिए? रेड होने चाहिए। यही दिक्कत है, यहाँ पर ही आ जाते हैं पिंक कलर के सारे। समझाया मैंने क्या बोला? अब अगर मेंडल की बात मानी जाए लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल नहीं हो रहा है यहाँ पर। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपना असर दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा। यहाँ पे तो दोनों कैरेक्टर मर्ज हो गए और तुम असलियत में भी रेड और व्हाइट को मिक्स करते तो पिंक बनता है, ठीक है, तो पिंक बन गया। ये लॉ तो फेल हो गया। ये किसमें हुआ? एक फ्लावर है मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट फ्लावर बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसमें तो फेल हो गया ये। तो फेल कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो उन सब चीजों को समझाने के लिए हम यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ेंगे। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ये है इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये सारी चीजें काम कैसे करती है, तो सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, दिमाग लगाना जरा, ठीक है, सुनो। इसका थैंक यू। ये कॉल उठा लियो उसके, राधिका के जो बच्ची उसके पापा की कॉल है, राधिका राधिका के दादा की कॉल है।
यार समझ में आ गया, पक्का क्लियर है। अब हम ना कुछ क्रॉसेस पढ़ेंगे यार, ठीक है, अब कुछ क्रॉसेस पढ़ेंगे, समझ में आ गया यहाँ तक। अब उस क्रॉसेस को मैं अगले सेशन से शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से अगले सेशन में आओ। कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है वो फटाफट से खत्म करते हैं।